Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 2. And today's topic is concept and components of consumption expenditure, and second topic is concept and components of investment. यानी इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 टॉपिक कवर करेंगे. ओके, चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे. See your first topic, the concept and components of consumption expenditure. In microeconomics, consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure in the economy. यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी. एग्रीगेट यानी टोटल. हु आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी. कंज्यूमर्स कौन इकोनॉमी में? तो दिस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज हाउस होल्ड्स, द गवर्नमेंट एंड द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक एनजीओ, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारा एंड अदर्स. यानी ये 3 भागों में बांटा गया कंज्यूमर्स को. पहले जो कंज्यूमर्स होते हैं हाउस होल्ड यानी जो फैमिली को रहने वाली होती हैं कि दूसरी गवर्नमेंट है, और थर्ड जो है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है. नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी जैसे एनजीओ हो गए, ठीक है, टेम्पल्स हो गए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ऐसे ही जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं. अब ये कैसे कंज्यूमर्स होते हैं? तो हाउस होल्ड बाई कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट. यानी जो हाउस होल्ड वाले होते हैं, फैमिली होती है, वो अपने वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर गुड्स का परचेज करते हैं, इसलिए वो कंज्यूमर कहलाती है. फिर गवर्नमेंट बाइज कंज्यूमर गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एमॉन्ग डिफेंस फोर्सेज, फॉर मिड डे मील्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सच अदर पर्पजेज. एंड गवर्नमेंट कैसे कंज्यूमर कहलाती है? तो गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स परचेस करती है, इसलिए उसको कंज्यूमर बोला जाता है. और कंज्यूमर गुड्स परचेस क्यों करती है? तो अपने डिफेंस फोर्सेस को देने के लिए, फिर से बच्चों को खिलाने के लिए मिड डे मील के तौर पर गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, ऐसे ही किसी किसी पर्पज़ के लिए वो कंज्यूमर गुड्स का परचेस करते हैं, इसलिए वो कंज्यूमर है. और थर्ड है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. तो ये लोग कंज्यूमर गुड्स बाई करते हैं चैरिटी के लिए, यानी कहीं देने वगैरह के लिए, खिलाने के लिए, जैसे लंगर खिलाती है, ठीक है. जैसे आप अमृतसर जाओगे तो गोल्डन टेम्पल में देखोगे हमेशा वहाँ पे लंगर खिलाया जाता है, यानी सबको खाना खिलाया जाता है बैठा करके, ठीक है. तो ये लोग एक तरह से चैरिटी के रूप में कंज्यूमर गुड्स का परचेस करते हैं चैरिटी के लिए. इफ़ वी एड अप एक्सपेंडिचर ऑन द purchase of consumer goods by the household, government and non-profit private institutions, we get an estimate of total consumption expenditure in the economy. यानी अगर हम लोग इस तीनों को ऐड करते हैं तो ये जो तीनों को ऐड करने के बाद जो एक्सपेंडिचर निकलेगा वो होगा एस्टिमेट ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी का, ठीक है. यानी ये तीनों को हम ऐड करके टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालते हैं इकोनॉमी के लिए. क्लियर हुआ? आगे यहाँ पे उसका फार्मूला दिया, फोकस जोन में देख लो सबसे ऊपर. एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीनों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल. तो यहाँ से आपका आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. यानी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, वो पहले ही क्वेश्चन दे दिया है. इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. यानी कैपिटल स्टॉक में इंक्रीजमेंट को ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक फार्मूला के तहत भी शो किया है, देख लो. आगे कह रहा है चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. यानी कैपिटल स्टॉक में जो चेंज होता है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन के भी नाम से जानते हैं. अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं या उसके रूप में डिफाइन करते हैं. फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. यानी इन्वेस्टमेंट को अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत देखा जाए होल एज अ होल इकोनॉमी, तो वहाँ पे टोटल जो प्रोडक्शन होगा कैपिटल गुड्स का एक साल के अंदर में, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर में, तो उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. एज नोटेड अर्लियर, दिस गुड्स मे बी यूज्ड एज आइदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक और फॉर एडिंग टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. यानी जो ये इन्वेस्टमेंट होगा ये या तो एक तरह से रिप्लेसमेंट होगा पहले वाले कैपिटल स्टॉक का, ठीक है, और नहीं तो उसमें ऐड होगा, ठीक है. तो यहाँ पे इसका एक ये डिफिनेशन भी दिया है, देख लो इन्वेस्टमेंट का. तो यहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट का टाइप दिया है, कंपोनेंट्स दिया है. 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. देख लो क्या कह रहा है. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रोड्यूसर्स का जो भी फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होता है उसी को उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है. फिक्स्ड एसेट्स यानी उसका प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हो गया, ठीक है. तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया भी है, देख लो. इफ़ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2019 अ प्रोड्यूसर हैज़ स्टॉक ऑफ 8 मशीन्स. यानी 2019 ईयर के स्टार्टिंग में एक प्रोड्यूसर के पास टोटल 8 मशीन्स थे, ठीक है. ईयर ख़त्म होते होते उसके लास्ट में उसके पास टोटल 10 मशीन्स हो गए, ठीक है. स्टार्टिंग में था 8, ईयर के एंड में 10 हो गया, तो उसके पास कितना इंक्रीज़ हुआ? +2 मशीन्स इंक्रीज़ हुआ ना. तो जो मशीन इंक्रीज़ हुआ, जो एसेट्स इंक्रीज़ हुआ, वही उसका
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्लियर टॉपिक। यानी जो भी फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज करेगा एक अकाउंटिंग ईयर में, वही उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा प्रोड्यूसर का। तो यहाँ पे फोकस जोन में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालने का एक फार्मूला भी दिया है, देख लो क्या करते हैं निकालने के लिए। तो ईयर के एंड में से जितना भी उसके पास फिक्स एसेट होगा बिगनिंग वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एंड में कितना था, 10 मशीन्स था उसके पास, और बिगनिंग में कितना था, 8 मशीन्स था, दोनों को माइनस कर देंगे, 2 मशीन्स आया, तो 2 मशीन जो आएगा यही इसका क्या हुआ, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी FI। ठीक है, क्लियर फार्मूला। आगे चलो क्या कह रहा है, कह रहा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। दिस इम्प्लाइज इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी ये जो होता है इंक्रीज जो होता है कैपिटल स्टॉक में, वो एक तरह से फिक्स्ड एसेट्स के रूप में इंक्रीज होता है, विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, जो जिसका यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में बहुत सालों तक। ठीक है, यानी कैपिटल स्टॉक में जो इंक्रीज होता है वो एक तरह से फिक्स्ड एसेट्स के रूप में इंक्रीज होता है प्रोड्यूसर के लिए। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी इसका सिग्निफिकेंस क्या है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, यानी उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे दिया है 3 उसका सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। यानी जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को राइज करता है, यानी बढ़ाता है प्रोड्यूसर के। कैसे बढ़ाता है, जैसे पहले मान लो उसके पास 8 मशीन्स थी, अभी मैंने जो बताया एग्जांपल, तो उसमें मान लो उसके पास पहले 8 मशीन्स थी, तो जितना प्रोडक्शन कर रहा होगा, अगर फिर उसके पास अगर 10 मशीन्स हो जाए तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं। मान लो यहाँ 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे अब 10 हो गया, तो ये 100 से 120 हो सकता है कि नहीं, प्रोडक्शन 120 यूनिट हो सकता है ना। तो इसीलिए ये क्या करता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना। आगे दूसरा है बाय राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी जब ये प्रोडक्शन राइज करेगा प्रोड्यूसर का, तो इससे क्या होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो उससे आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी भी हाई होगी। ठीक है, और थर्ड है हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जब आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट में ग्रोथ होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस नाम से जाता है, GDP के नाम से जाना जाता है। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसका भी ग्रोथ होगा। आगे है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दूसरा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी अनसोल्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड थर्ड रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। यानी ये जो होता है इन्वेंट्री स्टॉक, वो क्या होता है, एक तरह से प्रोड्यूसर्स का होल्ड स्टॉक होता है। प्रोड्यूसर्स का होल्ड स्टॉक दैट मीन्स वो फिनिश्ड गुड्स होता है, यानी जो अनसोल्ड गुड्स होता है बन करके तैयार रहता है लेकिन अभी बेचा नहीं गया होता है। फिर से दूसरा सेमी फिनिश्ड गुड्स होता है जो कि अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में होता है। और तीसरा रॉ मटेरियल, यानी जो कच्ची सामग्री होती है प्रोडक्शन के लिए, यानी तीनों मिला करके ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी इन्वेंट्री स्टॉक चेंज होता है यानी इंक्रीज होता है, उसी को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, इसका भी फार्मूला दिया है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी एंड में अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो उसके पास स्टॉक होगा उसमें से माइनस करेंगे बिगनिंग वाले स्टॉक को, तो हमारा क्या निकलेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बता ही दिया मैंने क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल, तीनों को मिला करके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बनता है, कहलाता है। आगे इसका सिग्निफिकेंस दिया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स फिनिश्ड गुड्स। यानी जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरह से क्या होता है, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स होता है। ठीक है, द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर्स। यानी अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, इससे जो प्रोडक्शन का काम है वो रुकेगा नहीं। ठीक है, यानी जो इनपुट का सप्लाई है वो बंद नहीं होगा। इनपुट यानी जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हम भेज रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, तो जब उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा तो वो काम रुकेगा नहीं, यानी प्रोडक्शन का काम चलते रहेगा। तो ये इसका एक क्या है, सिग्निफिकेंस है।
विथ इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। अगर रॉ मटेरियल स्टॉक में रहेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक रहेगा तो प्रोड्यूसर जो होगा वो एक तरह से रोज़ मार्केट जाने से बचेगा भी, उसका टाइम भी बचेगा क्योंकि उसके पास स्टॉक रहेगा तो उसको बाजार बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल्स को, ठीक है। इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट आर अवॉइडेड, यानी जो अनसर्टेनिटीज़ होती है मार्केट की, जैसे कभी प्राइस बढ़ गया घट गया, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल नहीं मिला, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी होता भी है। मान लो किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है, कम है, घट गया, तो जा करके मार्केट से लाएँ तो मार्केट में मिला या नहीं मिला, या फिर रेट बढ़ गया उसका, तो ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स is significant because it enables the producers to meet the potential demand for their product। यानी जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होता है वो सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि वो एक तरह से प्रोड्यूसर्स को इनेबल करता है उसका अगर डिमांड होता है तो उसको पोटेंशियल देने में, ठीक है। अगर यहाँ पे एक कंडीशन भी दिया है, हियर इट मे बी नोटेड दैट द एक्चुअल इन्वेंट्री स्टॉक एट अ टाइम मे नॉट बी डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, यानी ऐसा भी कंडीशन होता है कि इन्वेंट्री स्टॉक एक समय के लिए डिज़ायर नहीं हो सकता है। तो कौन सा वो कंडीशन है जिसमें डिज़ायर नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे मान लो सपोज दैट कोई प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्शन करके रखा है 1000 यूनिट सपोज करके रखा है, उसको सेल करना है, ठीक है, वॉशिंग मशीन का 1000 यूनिट सेल करना है, लेकिन जो मार्केट से डिमांड आया है 1000 यूनिट उसको सेल करना है, लेकिन मार्केट से डिमांड क्या है, ओनली 500 यूनिट्स का। तो क्या होगा, 500 वो सेल करेगा, 500 उसके पास बच गया स्टॉक, तो ये जो स्टॉक बचेगा ये जो होगा ये अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक होगा, अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। क्लियर हुआ? यानी जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे इतना हमको सेल करना है, अगर उससे कम डिमांड आता है, उससे कम हम सप्लाई करते हैं, तो जो स्टॉक बचता है वो अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक कहलाता है। क्लियर इतना टॉपिक? अब यहाँ पे देख लो, दोनों का डेफिनेशन भी दिया अलग अलग, डिज़ायर इन्वेंट्री स्टॉक का और अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक का। तो डिज़ायर में क्या होता है, डिज़ायर इन्वेंट्री स्टॉक रेफर्स टू अ प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है, वो प्लान क्या इन्वेंट्री स्टॉक होता है। दिस इज़ मेंटेन बाय द प्रोड्यूसर्स टू मीट द फ्यूचर डिमांड, ये फ्यूचर डिमांड को अचीव करने के लिए, ठीक है, मिलने के लिए स्टॉक रखा जाता है। जैसे अभी बताए थे मैंने एग्जांपल में 1000 एक्सपेक्ट किया था, तो जो 1000 एक्सपेक्ट करके रखा है वो डिज़ायर इन्वेंट्री स्टॉक है, ठीक है। लेकिन अब जितना डिमांड हुआ, जितना सेल किया, वो 500 का सेल किया, 500 उसके पास बच गया, वॉशिंग मशीन या 500 यूनिट स्टॉक बच गया, तो जो 500 बचा वही उसका अनडिज़ायर्ड या अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक है, ठीक है, ये वाला। दोनों टॉपिक क्लियर हुआ, डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड। आगे देखो क्या कह रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। तीन चीज़ों के बारे में बोलना पढ़ने के लिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक साल के अंदर में जितना भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होता है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। दिस इंक्लूड्स द कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक विच इज़ वर्न आउट, एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो मान लो कोई मशीनरी है, ठीक है, इसका यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, तो कोई भी चीज़ बार बार यूज़ होता है तो वो क्या होता है, वो घिसता जाता है, ठीक है। जैसे फोटोस्टेट का मशीन ही है या फिर प्रिंटर है, बार बार काम होते रहता है तो एक टाइम क्या होता है, पुराना हो जाता है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। तो जब पुराना हो जाता है सामान तो क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो वैसे ही इसको भी जब हम हटाते हैं, इसको हटा के क्या करेंगे, कोई इसके जगह पे ही न्यू प्रोडक्ट हम खरीद करके लाते हैं, मतलब क्या करते हैं, इसको ले जाके बेच देता है और उसकी जगह पे कोई न्यू मशीन लेके आ जाता है। सब चीज़ों के साथ ऐसा ही होता है, चाहे भाई फ़ोन हो या बाइक हो, कुछ भी हो, कोई पुराना हो जाता है तो लेके हम बेच देते हैं, फिर उसकी जगह पे न्यू लाते हैं, यानी वो रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी दूसरी जो पुराना हो गया मशीनरी या सामान उसको हटा के उसकी जगह पे हम न्यू लाएंगे, तो ये हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट में न्यू परचेज ही किया जाता है, ठीक है। ओल्ड जैसे है उसको रहने देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम नया लेकर के आएंगे। आया समझ में? तो ये होता है नेट इन्वेस्टमेंट, क्लियर। और ये हुआ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया है, देख लो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन ऐड होता है क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट वाला चीज़ होता है, इसलिए इसमें डिप्रिसिएशन ऐड होता है, और नेट इन्वेस्टमेंट में डिप्रिसिएशन माइनस होता है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। आगे देखो क्या करें, सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, यानी क्या सिग्निफिकेंस है नेट इन्वेस्टमेंट का, यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो 3 तरह का इसका इंपॉर्टेंस दिया है। पहला, इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक राइज करता है, बढ़ाता है। हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइज। यानी जब स्टॉक हाई होता है तो क्या होता है, कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे लेबर की इफिशियंसी भी राइज होती है। इट हेल्प्स जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी जनरेट करता है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज लार्जली ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल कमी के कारण ही इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी क्या है, विद्यमान है। थर्ड है, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, यानी जब नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाता है इकोनॉमी में। एक जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जीडीपी ग्रोथ करेगा ही, यानी ये जीडीपी को एक्सेलरेट करता है, जीडीपी को बढ़ाता है। क्लियर। ब्रीफली, नेट इन्वेस्टमेंट इनहैंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट्स एफिशिएंसी ऑफ लेबर, एक्सेलरेट द जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट हम लाते हैं, ठीक है, पुराना तो रहता ही है, नया प्रोडक्ट ला के कि उसको यूज़ करते हैं। जब नया प्रोडक्ट लाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, न्यू मशीनरी आएगा, तो न्यू वर्कर भी चाहिए, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, जीडीपी ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। क्लियर हुआ। आगे देखो क्या है इसके बाद यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो देखना है तो देख सकते हो लोग। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। अभी मैंने बताया जो कि पुराना एसेट्स क्या होता है, पुराने एसेट्स को हटा के न्यू लाते हैं, तो इसमें दोनों तरह का काम होता है। ग्रॉस में न्यू तो आता रही है और पुराने को भी रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, दोनों कंडीशन रहता है। लेकिन नेट में पुराने से कोई मतलब नहीं है, रिप्लेसमेंट वाला चीज़ नहीं होता है। नेट इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट नया आता है, ठीक है, नया प्रोडक्ट्स ला के यहाँ पे रखते हैं, उसी का यूज़ करते हैं, और पुराना वाला भी रहता है। रिप्लेसमेंट का काम नहीं होता है। इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखा भी है कि इसमें रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, डिप्रिसिएशन काटा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, और इसमें नेट एडिशन होता है। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन दैट मीन्स हरास, आप लोग पढ़े हुए लोग अकाउंटेंसी में, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम कोई एसेट्स का यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, डाउन होता है, तो उसी वैल्यू के बदले में हम उसका क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन काटते हैं, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज यूज ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। एक तरह से क्या होता है, फिक्स एसेट्स का लॉस वैल्यू होता है, ठीक है, जो कि उसके यूज़ करने के तौर पर हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या होता है, तो फर्स्ट है नॉर्मल वेयर एंड टियर, इसका रख रखाव के लिए, दूसरा एक्सीडेंटल डैमेज के लिए, और थर्ड है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए। तो ये 3 रीज़न इसके कारण डिप्रिसिएशन काटा जाता है। डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी डिप्रिसिएशन जो होता है वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहलाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स होता है उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है टाइम टू टाइम, समय, क्योंकि बार बार यूज़ होगा तो जाहिर सी बात है वो पुराना होगा, घिसेगा, इसलिए उसको रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि डिप्रिसिएशन के थ्रू ही होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्स फंड ऑफ डिप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट करना है फिक्स्ड एसेट्स का तो वहाँ पे फंड चाहिए, क्योंकि मशीन खरीदेंगे नहीं तो पैसे चाहिए। प्रोविज़न फॉर द फंड्स इज़ मेड ऑन एनुअल बेसिस, जो प्रोविज़न होगा फंड्स का वो एनुअल बेसिस पे होगा। तो कैसे होगा, मान लो कोई मशीन है, परचेज किया गया है 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का परचेजिंग है, यहाँ पे दिया भी है, उसका लाइफ टाइम यूज़ है, एक्सपेक्टेड 10 ईयर्स माना गया है सपोज करके, ठीक है। तो जो उसका एनुअल प्रोविज़न फंड्स होगा वो 10 से 10 लाख को हम डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 लाख। तो जो 1 लाख बचेगा वही उसका डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहलाएगा, यानी यही अमाउंट पर ईयर काटा जाएगा डिप्रिसिएशन के रूप में। क्लियर। देखो यहाँ पे दिया भी होगा,
यहाँ पे दिया भी है 1 लाख जो है, दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ये डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहलाएगा। तो आगे देखो क्या दिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड का सिग्निफिकेंस यानी उसका इंपॉर्टेंस। डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वर्म आउट फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है वो एक तरह से ऐसा फंड होता है जो कि रिप्लेस करने के लिए होता है किसको, वर्म आउट फिक्स्ड एसेट्स को, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स वर्म आउट हो चुका है, घिस गया, पुराना हो गया, ठीक है। इट फुलफिल्स द नीड ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के नीड को फुलफिल करता है, यानी फंड की आवश्यकता को पूरी करता है। लैक ऑफ डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड इम्प्लाइज द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं होगा, इसकी कमी होगी तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की भी कमी होगी। अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी टेंड्स पर, इसके अनुरूप जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो भी डाउन होगा, इकोनॉमी का वो भी नीचे ही जाएगा। दिस लीड्स टू अ फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट भी कमी है, आउटपुट में भी कमी आएगी। जाहिर सी बात है, जब नया मशीन नहीं आएगा, पुराने में ही काम चलेगा तो प्रोडक्शन में कमी आएगी। द लेवल ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो फॉल, जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो भी गिरेगा, नीचे गिरेगा, क्योंकि जब फंड ही नहीं रहेगा तो मशीनरी नहीं आएगी, मशीनरी नहीं आएगी तो प्रोडक्शन होगा नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट में भी कमी होगी, यानी द इकोनॉमी विल स्लिप इनटू स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी तो सबसे क्या निकलेगा लास्ट में, परिणाम यही निकलेगा कि जो इकोनॉमी होगी वो डाउन होगी, गिरेगी। इट माइट बी caught into a low level equivalent trap, a situation when low income causes low demand and low demand causes low output and once again low income, यानी ये सब मिल करके क्या करेंगे, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिससे कि लो इनकम होगा। लो इनकम का कारण क्या होगा, लो डिमांड, यानी जब लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो कोई चीज़ कोई खरीदने नहीं आएगा, तो उसका डिमांड भी नहीं होगा। जब डिमांड नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं करेंगे। जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से इनकम तो कम होगा ही, ठीक है। तो इसके बाद आता है एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेशन मीन्स आउटडेटेड। इट इज़ एसेंशियल टू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन, यानी सबसे आवश्यक है कि आप पहले दोनों के डिफरेंस के बारे में जान लो, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन की बात करते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी, दूसरे चेंज इन डिमांड, यानी जब टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण इसका वैल्यू क्या होता है, लॉस में जाता है या ऑब्सोलेट हो जाता है, पुराना हो जाता है, अपडेटेड हो जाता है, ठीक है। सपोज दैट पहले क्या था, ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था, धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, डे बाई डे टेक्नोलॉजी क्या होती है, चेंज होते रहती है, डेवलपमेंट का काम होते रहता है उस पर, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना गया, कलर टीवी का ज़माना आ गया। कलर में भी पहले बड़ा बड़ा बॉक्स वाला आता था, अब क्या हुआ, LCD LED का ज़माना आ गया, ठीक है। यानी डे बाई डे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो इसके कारण भी आउटडेटेड हो जाता है जो भी एसेट्स होता है। और इसका दूसरा पॉइंट है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दिस बिकम ऑब्सोलेट या आउटडेटेड ओविंग टू चेंज इन डिमांड, यानी फिक्स एसेट्स का वैल्यू में लॉस तब होता है जब वो डिमांड में चेंज के कारण आउटडेटेड हो जाता है। तो डिमांड में चेंज के कारण आउटडेटेड कैसे हो जाता है, सपोज दैट नोकिया को देख लो, क्या हुआ, लोगों को एंड्रॉयड चाहिए था, यानी डिमांड थी एंड्रॉयड की, और नोकिया लाया क्या, विंडोज़ फ़ोन, तो कौन लेगा विंडोज़, कोई नहीं। नोकिया क्या हुआ, नंबर 1 तक हो दिया, डूब गया कंपनी। गन्ने की डिमांड हो तो भुट्टा थोड़ी ना बेचोगे, यानी मार्केट में जैसे इसका डिमांड हो उस हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे, आउटडेटेड हो ही जाएंगे। तो वही चीज़ है चेंज इन डिमांड, ओके। आगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट कंडीशन, यानी ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो नॉलेज एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर्स का होता है उसके हिसाब से वो ऑब्सोलेट करते हैं, चेंज करते रहते हैं। और दूसरा होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस occurs owing to natural calamities, earthquakes, floods or fires, and fall in market value of assets when there is economic recession. Loss of value of fixed assets owing to unexpected obsolescence is called capital loss, यानी unexpected obsolescence यानी जैसे इसके हम कुछ सोचे ही नहीं थे, आकस्मिक कुछ हो गया, घटना हो गया, जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लूड आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, आग लग गई, नेचुरल कैलेमिटीज कोई भी हो गई, या फिर मार्केट गिर गया, ठीक है, रिसेशन हो गया, इकोनॉमिक रिसेशन हो गया। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो उस टाइम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस होता है, तो वहाँ पे भी चेंज करना पड़ता है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, डूब जाएंगे, तो वहाँ पे भी लॉस होता है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन इज कॉल्ड कैपिटल लॉस।
तो जब ऐसा लॉस होता है तो उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। दिस लॉसेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ऐसा लॉस जो होता है वो डिप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, नहीं डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। ओनली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज कंसिडर्ड फॉर द एस्टिमेशन फॉर ऑफ डिप्रिसिएशन, नॉट द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यानी केवल एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में ही डिप्रिसिएशन होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में डिप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आकस्मिक होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। यहाँ पे आगे देख लो, यहाँ पे डिफरेंसेस दिया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।